एक्शन। हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हममुराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूं लातूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और मेरे साथ अभी एडवोकेट बालाजी लक्ष्मण शिंदे सर हैं, और सर से हम जानकारी लेंगे कि क्रिमिनल साइड लातूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरह से चलती है। तो शिंदे सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा समय दिया हमारे इस उपक्रम के लिए। नमस्कार। तो सर, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो बेल एप्लीकेशन होता है उसकी एक क्या प्रक्रिया है या फाइलिंग की? एक्चुअली यहाँ पे अगर बेल एप्लीकेशन बताएं तो बेल एप्लीकेशन कौन से सेक्शन के तहत देना है ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें सेक्शन आता है 436 ऑफ CRPC। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस आता है तब उसमें सेक्शन 437 आता है, और उसमें अगर ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन रहता है और कोई ऑफेंसेस रहते हैं जिसका बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में दाखिल करना पड़ता है, तो वो बेल एप्लीकेशन 439 ऑफ CRPC के तहत दाखिल किया जाता है। उसके आगे और एक प्रोसीजर है, उसमें उसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। एंटीसिपेटरी का मतलब ये है कि विदाउट अरेस्ट to that particularly person who can file bail application, which person having the apprehension of arrest at the hands of the police in respect of that particularly crime, which person having apprehension of arrest, this person can file anticipatory bail। आपका सवाल यह है कि अभी बेल एप्लीकेशन कैसे फाइल किया जा सकता है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो 436 का सेक्शन है, यानी कि जो बेलेबल ऑफेंसेस है, उसमें 2 टाइप आता है। जहां पुलिस स्टेशन में क्राइम रजिस्टर होता है वहाँ पुलिस स्टेशन में भी हम बेल मांग सकते हैं। सीधा एप्लीकेशन देना है कि ये एक्यूज का जो भी कुछ स्टेटस है, क्राइम का जो भी कुछ नेचर है, पनिशमेंट उसमें जो भी कुछ प्रोवाइडेड है, ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, वो उसमें मेंशन करना है। वो पुलिस स्टेशन के तहत भी पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट में वही सेक्शन में बेल एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। जिस केस में, जिस बेलेबल ऑफेंसेस में अगर पुलिस ने अरेस्ट करके एक्यूज को अगर कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, तो उसमें कोर्ट के सामने सीधा जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है उसके सामने अगर प्रोड्यूस किया है, तो बेलेबल ऑफेंस में सीधा एक एप्लीकेशन मूव करना है। 1 पेज हो, 2 पेज हो, जो भी कुछ FIR एलिगेशंस है, जो भी कुछ ग्राउंड्स है बेल के, वो मेंशन करना है। लेकिन जो बेलेबल ऑफेंसेस है उसमें 1 लाइन कंपलसरी लिखना जरूरी है कि ऑफेंस इज बेलेबल और अक्यूज इज हैविंग राइट टू बेल फाइल द बेल एप्लीकेशन इन एनी मैनर एट एनी टाइम बिकॉज द ऑफेंस इज बेलेबल। देयरफॉर under section 436 of CRPC, the person can file bail application before police station or before court. Simply application or some relevant document which is required to be submit as per that case. Second part है non bailable offenses। non bailable offenses के लिए बेल की प्रोविजन है सेक्शन 437 CRPC में। उसमें कैसा है कि बेल देना है कि नहीं देना है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस ही नॉन बेलेबल है, वो कोर्ट डिसाइड करता है कि ऑफेंस का नेचर क्या है, उसमें ग्रेविटी क्या है ऑफेंस की, सीरियसनेस क्या है, पनिशमेंट क्या है, इसका रोल क्या है ऑफेंस में, वो देख के कोर्ट, और इसका कंडक्ट क्या है एक्यूज का, वो पूरा क्राइटेरिया देख के अगर प्राइमा फेसी अगर कोर्ट को लगता है कि इसको बेल देनी है तो उस केस में बेल दे सकता है। लेकिन आपका जो सवाल है कि वो बेल एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है, अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने है तो उसमें सीधा एक बेल एप्लीकेशन मूव करना है, यानी कि जो आपके सामने जो कागज़ है, इस तरह का पेज है, उसमें बेल ड्राफ्ट करना है, बेल एप्लीकेशन सबमिट करना है, और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है कि समझो FIR है, रिमांड एप्लीकेशन है, और अदर कॉन्ट्ररी डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज अवेलेबल टुवर्ड्स द एक्यूज पर्सन। कॉन्ट्ररी इट मीन्स दैट व्हिच डॉक्यूमेंट्स गोइंग टू शोज दैट द एक्यूज पर्सन इज इनोसेंट and this person not committed such type of offense। this document is a contrary document to the alleged FIR, what allegation made in FIR, that document is a contrary document and related document by the accused person। so far as concerned to consider to this honorable court, the document is required to be submit along with the application of bail in non-bailable offences for consideration of the court। this is a provision and procedure for filing the application under section 437 of CRPC for non-bailable offences। और एक प्रोविजन उसमें आ गई है 2014 से, एक ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का केस लॉज आया है आर्नेश कुमार, उसमें जिस केस में 7 इयर्स के अंदर पनिशमेंट है
उसमें अरेस्ट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट, विदाउट नोटिस टू द एक्यूज पर्सन, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड नॉट टू अरेस्ट दैट पर्टिकुलरली पर्सन. In that cases, it is a circular. It is a, this case law is a directive case laws. In that case laws, Honorable Apex Court given direction that not to arrest that accused person without any reason, without any believable reason, without given notice, in which the punishment for that particularly offenses under section 437 of CRPC, punishment less than 7 years. 7 years. Yes. इसके अलावा और बेल एप्लीकेशन मूव करना है, अब प्रोविजन आती है 439 ऑफ सीआरपीसी, 439 ऑफ सीआरपीसी. ये एक्सक्लूसिवली इनहेरेंट पावर ऑफ द सेशन कोर्ट. मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूँ, इसके लिए सेशन कोर्ट बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें हाई कोर्ट भी आता है. लेकिन हाई कोर्ट की बात यहाँ पे नहीं करनी है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं. लेकिन एक्सक्लूसिवली वो प्रोविजन जो है तो सेशन कोर्ट के लिए बनी है. उसमें 437 है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने भी बेल एप्लीकेशन लगाया जा सकता है. 436 का मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने भी एप्लीकेशन लगाया जा सकता है. लेकिन 439 यानी कि 439 सीआरपीसी का एप्लीकेशन जो है वो एक्सक्लूसिवली बिफोर सेशंस कोर्ट लगाया जाता है. उसमें एक प्रोविजन और भी है कि अनलेस एंड अनटिल हर्ड टू the prosecution, the bail application cannot be decided. In that bail application, how the bail application be filed? In that bail application, it is required to be submit the FIR copy, required to be submit the remand applications, in which applications the police arrested to that accused person and produce before the JMFC court or produce before any court, and in which we are going to be file application for regular bail under section 439 of CRPC. In that application, it is required to be mentioned in which police station the accused person arrested, in which offences the accused person is arrested, in which date the accused person is arrested, in which date this accused person remanded in magistrate custody, and then after what allegation made by the police machinery and that particularly complainant, and in view of that allegation, what is the ground towards the accused person to satisfy to this honorable court the accused person is prima facie stage not committed such type of offence. It is required to be mentioned in that application. And then it is required to be prayed to this court to accuse may kindly be enlarged on bail. Such type of the bail applications, the remand applications and FIR is required to be enclosed with that bail application along with the wakalatnama, and it is required to be submitted before the court. This is a provision and procedure for filing the bail application in 439 of CRPC. Same procedure is also required to be applied in section 438 of CRPC, that is the anticipatory bail. Same documents, same provisions, same drafts, all is required to be mentioned and submit, in which I have stated in respect of the 439 of CRPC. But in 438 of CRPC, what is the difference in between the 439 and 438? In 439, the accused is in a custody of the magistrate, is in a custody of the judges, यानी कि कोर्ट. लेकिन जो 438 CRPC की प्रोविजन है उसमें accused अरेस्टेड नहीं रहता है. Which person having apprehension of arrest वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है. उसमें वही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसमें वही सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. उस हिसाब से 438 के तहत के वो एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है. इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि 436, 437, 438, 439 ये प्रोविज़न के अंदर इस तरह बेल एप्लीकेशन जिस कोर्ट में वो ट्राइबल बाय है या जिस कोर्ट को बेल की पावर है उसमें वो एप्लीकेशन लगाया जा सकता है. सर अभी ये पूछना चाहूँगा कि जब भी बेल फाइल होता है सेशंस कोर्ट में मोस्टली, और एंटिसिपेटरी ABA एंटिसिपेटरी एप्लीकेशन ये जब फाइल होता है तो उसकी जो असाइनमेंट होती है हियरिंग की वो हमारे यहाँ लातूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरह से होती है, कि कैसे सुनते हैं? यस, एंटिसिपेटरी बेल को लातूर में इस तरह सुनाया जाता है कि इसमें एक प्रोविज़न है. एंटिसिपेटरी बेल में अगर बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत एप्रीहेंशन है एक्यूज को कि आज के आज भी उसको अरेस्ट हो सकता है, इन 11th आवर इन अ स्पर ऑफ मोमेंट उसको अरेस्ट हो जा सकती है. अगर उसको ये एप्रीहेंशन है तो उसमें एक एंटिसिपेटरी यानी कि इंटीरियम एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन भी दाखिल कर सकता है. मेन एप्लीकेशन अलग रहता है, उसमें एक इंटीरियम रहता है. आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है, जो प्रोसीजर चलती है लातूर में, उसके हिसाब से मैं बताया जा रहा हूँ. बेल एप्लीकेशन मूव किया, उस बेल एप्लीकेशन के साथ हमने इंटीरियम बेल एप्लीकेशन लगाया.
जब अगर हम वो इंटीरियम बेल एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट के सामने मुंह में बताते हैं, कोर्ट वही टाइम पे उसके ऊपर हेयरिंग लेता है, नॉट ऑन द नेक्स्ट डेट, नॉट ऑन द डे आफ्टर टुमारो, नॉट ऑन द नेक्स्ट डेट, ऑन द सेम डे। यहाँ की प्रोसीजर ऐसी है कि लातूर में कि सेम डे सेम टाइम द सेशंस कोर्ट टेकिंग हेयरिंग ऑन दैट पर्टिकुलरली एप्लीकेशन and heard to only accused person, not the prosecution. Because of that, on that particular date, the notice of that particularly bail application not issued to the prosecution. On that day, only accused person before the court. One side, it is required to be satisfied at the hands of the accused person to the court how the accused person is entitled for the interim anticipatory bail and what is the apprehension, what is the apprehension to that accused persons. इस तरह से एक स्टेप्स बताया मैंने आपको कि बेल एप्लीकेशन मूव किया, उसमें इंटीरियम मांग लिया, अगर कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होती है तो कोर्ट इंटीरियम बेल एप्लीकेशन उसका ग्रांट करती है टिल फर्दर ऑर्डर, टिल नेक्स्ट डेट। जो भी कोर्ट का वो डिस्क्रिशन है वो हिसाब से कोर्ट वही ऑर्डर पास करता है। दूसरी बात, उसके आगे क्या होता है, इंटीरियम दिया तो उसकी अगली डेट को भी हियरिंग हो सकती है, इंटीरियम नहीं दिया, समझो इंटीरियम रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड ऑन नॉट इंक्लाइंड विद दैट एक्यूज्ड पर्सन, तो कोर्ट वो एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है और उसके बाद भी ग्रांट भी किया तो भी प्रोसिक्यूशन और कंसर्न पुलिस स्टेशन को नोटिस दी जाती है, और अगर रिजेक्ट भी कर दिया तो जो मेन बेल एप्लीकेशन है उसके लिए कंसर्न पुलिस स्टेशन और प्रोसिक्यूशन को नोटिस इश्यूज की जाती है, और जो डेट फिक्स होते हैं उस डेट को प्रोसिक्यूशन ने से दाखिल करना है उस बेल में। What is the resistance at the hands of the prosecution? What is the objection at the hands of the prosecution to resist the bail? And what is the objection at the hands of that investigation officer? Whether investigation officer having custodian investigation needed to custodian investigation that accused person, then this person can file, this investigation officer can file objection before, but it को दाखिल करना पड़ता है कोर्ट में। यानी कि कोर्ट के सामने पिटीशन आ गई, उसके सामने प्रोसिक्यूशन का से आ गया, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का से आ गया, और जो भी कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट है दोनों के साथ वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसके ऊपर लेंथ हेयरिंग ली जाती है, जो भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड है उसके ऊपर कि एक्यूज का क्या कहना है, यानी कि पिटिशनर का क्या कहना है, क्यों उसको बेल दी जानी है, क्यों उसको अप्रीहेंशन है, और उसका क्या स्टेटस है। कोई भी आदमी कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल अगर मांग लिए तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखा है 438 CRPC में, उस आदमी का स्टेटस, उस आदमी का अप्रीहेंशन, कस्टोडियन इन्वेस्टिगेशन, हर कोई बात कंसिडर की जाती है, क्योंकि ईच एंड एवरी प्रोविजन फॉर द बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अ डिस्क्रिशनरी प्रोविजन, इट इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिशन ऑफ दैट पर्टिकुलरली कोर्ट, therefore it is required to be consider whether the accused show before that court the prima facie he established the case for granting bail, whether the prosecution shows that the involvement of the accused person prima facie stage is a strong, then in anticipatory bail, then the court can heard both sides and decide the bail application on merit. This is the provision and procedure here, and I think in every district and every session court it may be similar and same, I think. मुझे एक्चुअली एक और सवाल अभी इसमें पूछना है कि जज कौन से जज साहब सुनेंगे। फॉर एग्जांपल कई जगह पे होता है कि एक महीना एक जज साहब सुनते हैं, या कहीं ऐसा होता है कि 1 2 3 जाता है, 1 2 3 जाता है, तो आपके यहाँ ये बेल कैसे जाता है? यस, ये बहुत सही क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे हर कोई जो ये काम है वो ऑनरेबल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के हिसाब से चलता है। यहाँ पे अगर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने वो ऑर्डर कर दिया कि 1 महीना ये साहब एक, यानी कि यहाँ पे समझो 4 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस है, एक एडवॉक है और एक स्पेशल पोक्सो का कोर्ट है, तो यहाँ पे ऑनरेबल प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करते हैं, यानी कि ऑर्डर करते हैं कि कौन सा बेल एप्लीकेशन कोर्ट में, कौन से कोर्ट में जाएगा। पहले कैसा था, यहाँ पे अभी ऑनरेबल कुसुमकर मैडम बोल के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है, इसके पहले ये क्या हो जाता था कि 1 महीना ए जज के सामने केस चलता था, दूसरा महीना दूसरे कोर्ट के सामने, तीसरा महीना तीसरे कोर्ट के सामने, लेकिन वो डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन अभी क्या चल रहा है लातूर में, लेकिन जो भी चल रहा है उसके ऊपर हमारा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, जो भी चल रहा है सभी सही चल रहा है, पहले भी चल रहा था वो सही चल रहा था। अभी क्या चल रहा है कि कोई पुलिस स्टेशन बायफर्केट किए,
अगर समझो 2-4 पुलिस स्टेशन एक एडीजे को दिए हैं, दूसरे 1-2 पुलिस स्टेशन दूसरे एडीजे को दिए हैं, और कोई स्पेशल केसेस है वो स्पेशल कोर्ट को डिवाइड किए हैं। करेक्ट। लातूर में स्पेशल केसेस यानी कि मोका के केसेस, पोक्सो के केसेस और एट्रॉसिटी के केसेस के लिए स्पेशल पावर प्रोवाइड किया है कोर्ट को। उसमें वो स्पेशल जजेस अपॉइंट किए हैं, स्पेशल यानी कि वही कोर्ट को पावर दिया है, वही कोर्ट डिसाइड करते हैं। और बाकी जो भी अदर ऑफेंसेस है सिंस फ्रॉम 302 ऑफ आईपीसी से 324 ऑफ आईपीसी, उसके लिए हर पुलिस स्टेशन हर कोर्ट को अलाउड किया है। पुलिस स्टेशन वाइज जुरिस्डिक्शन दिया है हियरिंग का, कोर्ट को दिया है। यस सर, अंदाजन से व्हाट इज अ टाइम फ्रेम ऑफ डिस्पोजल ऑफ बेल एप्लीकेशन एंड एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन? यस, अंदाज से बोलिए, बिकॉज अंदाज से नहीं है, मैं एक बेस देता हूं आपको। एक सुरेंद्र वर्सेस सीबीआई का केस है 2022 का, ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में उसमें एक पॉइंट नोट किया है। उसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये पॉइंट नोट किया है कि अगर रेगुलर बेल एप्लीकेशन है तो वो 2 वीक्स में उसको डिसाइड करना है, विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ आइदर पार्टीज। अगर उसमें कोई इंटरवेंशन आता है, इंटरवेंशन यानी कोई ऑब्स्टेकल, कोई तो भी असिस्ट टू पीपी आ जाता है, कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई ऑब्स्टेकल आता है उस प्रोसीडिंग में, तो उसमें अलग बात है। लेकिन विद इन 2 वीक्स वो बेल एप्लीकेशन डिसाइड करना है। लेकिन उसके लिए कोई मैंडेटरी प्रोविजन मैंने आज तक पढ़ा नहीं है कि यस एज पर दिस प्रोविजन दिस बेल एप्लीकेशन कैन बी डिसाइड विद इन दैट पर्टिकुलरली डेज। नो सच प्रोविजन आई हैव रीड आउट। ऐसी प्रोविजन नहीं है, ऐसा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ कानून बहुत वास्ट है। इसके लिए मैं बताऊंगा कि मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी जो केस लॉ बताया आपको 2022 का है, बेल एप्लीकेशन में प्लेनली लिखा है कोर्ट में कि रेगुलर बेल एप्लीकेशन कैन बी डिसाइड विद इन 2 वीक्स विदाउट एनी इंटरवेंशन। 2 वीक्स फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स के फाइलिंग ऑफ पिटिशन। फाइलिंग से 2 वीक के अंदर, हाँ, फाइलिंग से डिस्पोजल 2 वीक्स। ओके। अभी सिमिलरली एक टाइम फ्रेम पूछना चाहूँगा आपको कि जो रिवीजन एप्लीकेशंस फाइल होते हैं, कि जैसे जेएमएफसी के यहाँ कोई ऑर्डर होती है या 138 में प्रोसेस इशू होती है, तो पीपल कम इन सेशंस कोर्ट इन रिवीजन। यस, तो इसका एक अंदाजन से टाइम फ्रेम क्या है डिस्पोजल का? यस, ये एक बात मैं फ्रीली बताऊंगा आपको। कौन सा भी अगर जेएमएफसी कोर्ट में ऑर्डर इश्यूज होता है, पहले उसको देखना पड़ता है कि ये ऑर्डर इंटरलोकेटरी है या फाइनल ऑर्डर है। अगर इंटरलोकेटरी ऑर्डर है तो उसके लिए रिवीजन मेंटेनेबल है ही नहीं। अगर वो फाइनल ऑर्डर है तो उसके लिए रिवीजन मेंटेनेबल है अंडर सेक्शन 397 सब क्लॉज 1 and 2 ऑफ सीआरपीसी। उसके लिमिटेशन, फाइल करने का लिमिटेशन 90 डेज का है, विद इन 90 डेज उसका लिमिटेशन है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। लेकिन मैंने आज तक ये नहीं पढ़ा है कि वो रिवीजन एप्लीकेशन कितने दिन तक डिस्पोज करना है। मैं बहुत देर तक पढ़ रहा हूँ और पढ़ा भी है, लेकिन उसका कोई टाइम लिमिट मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। शायद मैंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस भी पढ़े हैं, उसमें हर कोई केस में सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल ट्रायल के बारे में या क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बताते हैं कि इज अर्ली इज पॉसिबल, इफ अर्ली इज पॉसिबल इट कैन बी डिस्पोज अप। बट इसमें मैंने तो नहीं पढ़ा है, शायद हो सकता है, मुझे तो लगता है नहीं है, लेकिन हो सकता है, तो मैंने नहीं पढ़ा है कि क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन हाउ मेनी डेज इट इज रिक्वायर्ड टू बी कंक्लूड। नहीं सर, वो ये आपका बिल्कुल सही है। आई एम आस्किंग ऑन प्रैक्टिकल लेवल। यस, कि आज अगर कोई रिवीजन एप्लीकेशन फाइल होता है तो कितने महीने में, बरसों में वो डिस्पोज ऑफ होने का चांस है? यस, क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन जो रहता है वो मिसलेनियस एप्लीकेशन रहता है, क्रिमिनल एमए पिटिशन रहता है। उसको अगर मैं मिसलेनियस बोलूँगा, लेकिन उसमें देखना क्या है, इंटरफेरेंस इन द ऑर्डर, यानी कि अल्ट्रेशन इन द, इंटरफेरेंस शब्द मैं विड्रॉल करूँगा, अल्ट्रेशन इन द ऑर्डर ऑफ द जेएमएफसी कोर्ट, यानी कि वेदर in that proceeding required to be alteration in that order, then it can be used the provision under section 397 of the CRPC। अभी वो कितने दिन में डिस्पोज करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेम बेल का जैसा प्रोविजन मैंने बताया आपको, रिवीजन पिटिशन दाखिल करनी है, वो पर्टिकुलर ऑर्डर उसमें चैलेंज करनी है, उसके हिसाब से वो अदर साइड को नोटिस जाता है। अदर साइड को नोटिस जाने के बाद समझो 15 दिन या 1 महीने का पीरियड पकड़ के चलो, वो हाजिर होने के बाद उसमें कोई से की प्रोविजन नहीं है रिवीजन में। यानी कि कोई एप्लीकेशन लगाते हैं टाइम फॉर से,
लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जब तक पढ़ा है, जहाँ तक पढ़ा है, उसमें रिवीजन पिटीशन में से की कोई प्रोविज़न है ही नहीं। क्योंकि से क्यों देना है, उसको कोर्ट को इतना ही बताना है कि ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ये कंप्लेंट के हिसाब से, ये जो लोअर कोर्ट में केस चला था, ये ट्रायल कोर्ट में जो भी केस चल रहा है, उसमें जो ऑर्डर हुआ है, उस ऑर्डर के समय उस कोर्ट के सामने इतने डॉक्यूमेंट्स थे और ये ड्राफ्ट था, दोनों साइड के ये डॉक्यूमेंट्स तो उसमें से देने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते और कोर्ट को सेटिस्फाइड कर सकते ऑन वेरी नेक्स्ट डेट तो वेदर देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अल्टरेशन इन दैट पर्टिकुलरली ऑर्डर और वेदर देर इज अ रिक्वायरमेंट not requirement alteration in that particular order. Minimum period it is required to be considered 3 to 4 months. डिस्पोजल का It is average time. एवरेज टाइम। लेकिन ऐसा भी होता है कई केस में कि रिवीजन पिटीशन 6 मंथ 1 ईयर और उसके ज़्यादा तक भी, कुछ टेक्निकल रीजंस, कुछ नॉट सर्विस नोटिस, कुछ भी टेक्निकल रीजन रहते हैं, इसके हिसाब से वो नहीं चल पाते हैं। लेकिन यहाँ का एवरेज टाइम ऐसा पकड़ के चलो कि 6 मंथ का पीरियड प्रोविजन नहीं है, लेकिन एज पर प्रोसीजर जो मेरा कुछ भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन प्रोविजन, आई एम टॉकिंग ऑन प्रैक्टिकल लेवल टू अंडरस्टैंड। यस यस सर, अभी मुझे ये पूछना है कि एनडीपीएस का सेपरेट कोर्ट है अपने यहाँ पे? एनडीपीएस का लातूर डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सेपरेट कोर्ट नहीं है, लेकिन उसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि कोई जो एडिशनल सेशंस कोर्ट रहते हैं उसको स्पेशल पावर दी जाती है, यानी कि उसको स्पेशल कोर्ट बता के उसको पावर दी जाती है कि वो कोर्ट वो ट्राइड करे। अच्छा। लेकिन लातूर में कोई एनडीपीएस का सेपरेट कोर्ट नहीं है, स्पेशल कोर्ट नहीं है। अच्छा, नहीं। सर पॉक्सो के लिए तो स्पेशल कोर्ट होगा? लातूर डिस्ट्रिक्ट में पॉक्सो के लिए एक एक्स्ट्रा सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है और वहाँ पे बहुत स्मूथली और अच्छा काम चलता है और है लातूर डिस्ट्रिक्ट में पॉक्सो के लिए कोर्ट है। अच्छा, वो सब वो नॉर्म्स फॉलो करते हैं, कुछ पर्दा रखने का या ऐसा कुछ नॉर्म्स हैं उसके? वो जो प्रोविजन बताई है पॉक्सो एक्ट में सिंस बिगिनिंग टू एंड, किस हिसाब से उसके स्टेटमेंट लेने हैं, किस हिसाब से उसका एविडेंस रिकॉर्ड करना है, मैक्सिमम दिस कोर्ट ट्राई टू प्रोवाइड एंड फुलफिल व्हाट प्रोविजन मैंडेट, जो प्रोविजन के हिसाब से है वो ट्राई करते हैं कोर्ट और अच्छा स्मूथली वर्क चलता है यहाँ। जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, एक्सटेंड इट इज कंप्लाइड विद व्हाट डज लॉ सेज, कानून क्या कहता है उसके बारे में कोर्ट उसके कंप्लायंस बहुत अच्छी तरह चलता है यहाँ पे। अभी सर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो एक्सक्लूसिव सेशन ट्राइबल केसेस है हमारे, सेशन ट्राइबल केसेस, अगेन आई विल नॉट कैच यू इन टाइम, बट एक अंदाज से ये कितना टाइम डिस्पोजल का क्या है पीरियड? यस, फ्रॉम द कमेंसमेंट। यही एक्चुअली ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में भी हम बताने के लिए वही बात बताएंगे। सेशन कोर्ट के डिस्पोजल के बारे में कौन सा ही सेक्शन के अगर कौन सा ही एक्ट है या स्पेशल एक्ट है, फिर भी मैं स्पेसिफिकली सेशन ट्रायल के बारे में बताऊंगा। इसके लिए कोई मैंडेट प्रोविज़न नहीं है कि 302 की केस 1 साल में 6 महीने में या 2 साल में कंप्लीट करे, ऐसी कोई स्पेशल प्रोविज़न ये यहाँ पे नहीं है। इसके और एक बात बताऊंगा कि मैंने आज तक नहीं पढ़ी है और मेरे कहाँ पे सुनने में भी नहीं आए, किताब में भी नहीं देखी है, कहीं कोई कोर्ट में भी नहीं सुनी है मैंने। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। यस, लेकिन आपका जो कहना है कि इस सेशन ट्रायल कितने दिन में कंक्लूड होता है, यही सवाल है ना? हाँ, अंदाज से, मतलब इट इज नथिंग टू डू अंदाज से। अगर एक्यूज इज ऑन बेल, उसमें भी कोई डिफरेंसेस है। अगर एक्यूज इज ऑन बेल तो कैसा होता है कि आफ्टर एफआईआर के बाद, बिफोर फाइलिंग अ चार्जशीट, अगर एक्यूज बेल पे रहता है तो वो पुलिस ऑफिसर को विदिन 90 डेज चार्जशीट सबमिट करना है या विदिन 60 डेज में चार्जशीट सबमिट करना है अंडर सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। वो मैंडेट नहीं रहता बाद में, वो थोड़ा सा उसके जो पुलिस मैनुअल है उस हिसाब से वो चार्जशीट दाखिल कर सकता है सिंस क्राइम, यानी कि वहीं पे भी डिले हो सकता है। दूसरी एक प्रोविजन ये है कि कोर्ट के सामने जब चार्जशीट आती है तो वो केस मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने आती है, लेकिन वो कोर्ट को ट्रायल के पावर्स नहीं रहते हैं। वहीं पे भी समन्स निकालना, एक्यूज को सर्विस करना, उसके लिए भी डिले हो सकता है।
बाद में वो जिस केस के लिए वो ट्रायल केस है, यानी कि विच केसेस आर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट्स, वो उस कोर्ट को वो केस कमिट करनी पड़ती है। एज उसके पहले सेक्शन 207 सीआरपीसी का कंप्लाई करना पड़ता है। वो कंप्लायंस के लिए एक्यूज की प्रेजेंस ही ज़रूरी है। और जब कोर्ट में जाता है केस तो बाद में एक्यूज को समन सर्विस, बाद में चार्ज फ्रेम, एडमिशन, डिनायल, एविडेंस, वेरी लेंदी प्रोसीजर्स इन द क्रिमिनल ट्रायल। इफ डिपेंड अपॉन द वर्क ऑफ दैट कोर्ट, इफ एनी कोर्ट हैविंग हेवी वर्क, heavy filings, it may be prolong the matter month and month, year and year, but approximately अगर फेयरली ट्रायल चले सेशंस तो 1 साल 1.5 साल में वो कंक्लूड हो सकता है। 2-3 साल 3 साल तो बहुत अच्छी तरह होने में तो हो ही जाता है। हाँ, यानी एवरी स्मूथली वाइल गिविंग एवरी अपॉर्चुनिटी टू आइदर पार्टीज, स्मूथली 30 साल में कौन सा ही ट्रायल कंक्लूड हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई टाइम पीरियड बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन इसके बारे में मैं एक बात बताऊंगा, अगर कोई आदमी इसके बारे में ट्रायल कंक्लूड के बारे में, हर एक्यूज को राइट है, प्रोसिक्यूशन को राइट है कि मैटर बहुत अगर जल्दी कंक्लूड करना है तो दिस पर्सन कैन अप्रोच बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड मे बी टेकिंग अ डायरेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलरली कोर्ट, टाइम बाउंड करा, हाँ, ट्राइड एक्सपीडिएटली, टाइम बाउंड करून, परंतु बट अगर ऐसे भी ऑर्डर आते हैं फिर बाद में भी उसको टाइम एक्सटेंड करना पड़ता है और उसमें कोई प्रोविजन नहीं, इसके लिए टाइम एक्सटेंड हो ही जाता है। अगर रीजनिंग देख के ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट करते हैं उसमें। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 3 साल का टाइम एक सही जवाब रहेगा मेरा। एवरेज टाइम ये ऐसा 3 लग साल सकता का है, रहेगा। लग सकता है। सर अब ये 138 केसेस के बारे में पूछना चाहूँगा पूछिए। कि 138 केसेस का क्या क्वांटम है हमारे यहाँ, क्वांटम या जिसको बोलते हैं कितने केसेस कितने, पेंडिंग हाँ, पेंडिंग या अच्छा फाइलिंग है क्या? यस यस, इसका जवाब देने से पहले ये बात बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन रिलेटेड टू द कोर्ट और कोर्ट ऑफिसर्स और कोर्ट सुपरिटेंडेंट के रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से कम आई थिंक 5000 केसेस may be pending in the JMFC court at Latur. It is a very approximately, नहीं बराबर, अप्रोक्सीमेटली फिगर है ये बिल्कुल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली दिस इज द पेंडेंसी इन द लातूर कोर्ट। ओके, यस। और सर 138 केसेस के लिए अलग से कोर्ट बनाया है JMFC कोर्ट में? इसके बारे में मेरा जवाब यही रहेगा आपको, अभी तो जो ये लॉकडाउन का पीरियड है जब से आज तक तो कोई सेपरेट कोर्ट नहीं है, लेकिन उसके पहले थोड़ा डिफरेंट था। तो क्या डिफरेंट था, तो अभी जो ये 138 के केसेस चलते हैं तो JMFC कोर्ट के सामने चलते हैं, लेकिन 2017 थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 2017 से 2019 अप्रोक्सीमेटली ये केसेस चलाने के पावर सिविल जज सीनियर डिवीजन को भी दिए थे। शायद बाद में वो पावर उसको नहीं दिए हैं, वो कोर्ट को नहीं दिए हैं। अभी सिर्फ JMFC कोर्ट में केसेस चलते हैं और 138 के लिए कोई स्पेशल कोर्ट यहाँ पे नहीं है। हर मैजिस्ट्रेट के सामने केसेस पेंडिंग है, तो कोई स्पेशल कोर्ट यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स द कंप्लेनेंट का पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन से हिसाब से केसेस फाइल होते हैं बिफोर JMFC, बिकॉज नो व्हाट इज द प्रोसीजर हियर इन लातूर? When one private complaint filed by the one private persons before the assistant superintendent of court, it is a put up before CJM court at Latur. This court made endorsement, and as per the register, when one court is going to JMFC 1, then second case going to the JMFC 2. ओके, इस हिसाब से वो अलॉटमेंट हो जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन के हिसाब से यहाँ पे 138 के केस अलॉट नहीं होते हैं। नहीं होते। ओके, अभी सर ये पूछना चाहूँगा कि एंटी करप्शन केसेस के लिए कोई अपना सेशन कोर्ट में अलग सा कोर्ट है या पावर दिए हुए हैं? पावर दिए हैं। यहाँ पे जो DJ सेकंड है उस कोर्ट को रिमांड अटेंड करने के लिए पावर दिए है। सिर्फ अरेस्ट जिसको भी आप ट्रैप करते हैं, ACB ऑफिसर जिसको भी ट्रैप करते हैं, वो रिमांड एप्लीकेशन जिस कोर्ट में लगाए इसके लिए स्पेशल कोर्ट है। लेकिन ट्रायल के लिए ACB का स्पेशल कोर्ट नहीं है,
यहाँ पे हर कोर्ट में एसीबी के केसेस चलते हैं, हर सेशंस कोर्ट में। इसके लिए मैं कहता हूँ कि कोई स्पेशल कोर्ट उसके ट्रायल के लिए नहीं है, सिर्फ रिमांड अटेंड करने के लिए स्पेशल कोर्ट है। अभी सर एक प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा कि जो प्लीडिंग्स होती हैं, फिर वो 138 केस की हो या दूसरे कोई केस की हो, फॉर एग्जांपल रिवीजन हो, तो क्या वो प्लीडिंग्स इंग्लिश में फाइल हो सकती हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो रिवीजन जो भी सबमिट होते हैं 99% ऑल रिविजन्स विल शैल फाइल बाय द एनी एडवोकेट इन इंग्लिश। 99% केसेस इंग्लिश में ही फाइल किए जाते हैं। 1% रिवीजन पिटिशन, मैं रिवीजन पिटिशन के बारे में बता रहा हूँ, 99% इंग्लिश में ही दाखिल होते हैं। 1% इट में भी मराठी मधून हो सकते हैं, अगर इट में भी मराठी में हो सकते हैं, लेकिन 99% तो इंग्लिश में ही है लातूर कोर्ट में। अच्छा, क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन, उसमें आपने एक क्वेश्चन और भी मिक्स किया था कि 138 के केसेस, 138 के केस में बारे में मैं 50-50% बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लॉयर्स हैं कि वो ड्राफ्ट मराठी में बनाते हैं और बहुत से लॉयर है कि वो ड्राफ्ट इंग्लिश में बनाते हैं। यानी कि 50% वो ड्राफ्ट यानी कि जो केसेस है वो इंग्लिश में है मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने 138 एनआई एक्ट के, और 50% अप्रोक्सीमेटली 50% केसेस इंग्लिश में है, अच्छा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने। सर और एक सवाल कि इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कर सकता है कोई? Yes. कि सिर्फ मराठी में ही करना पड़ेगा? yes. ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। यहाँ की वर्नाक्युलर लैंग्वेज जो है मराठी है। हर कोई एडवोकेट यहाँ का कि वेल नोन टू द मराठी है, लेकिन इंग्लिश में भी कोई कमी नहीं है। हर कोई एडवोकेट, मैं बताऊंगा कि 95% एडवोकेट कैन आर्ग्यू इन द इंग्लिश, एंड हियर इन दिस केस वेरियस एडवोकेट आर्ग्यू इन द इंग्लिश। जनरल प्रोसीजर का पार्ट समझते हैं हम इसको, यानी कि सीधा सीधा मुंह से निकल जाता है। अगर मुंह से इंग्लिश शुरू हो जाती है तो वो इंग्लिश पे ही खत्म हो जाते हैं। अगर कोई बहुत क्लिष्ट है, कोई आई कैन नॉट सेटिस्फाइड पर्टिकुलरली कोर्ट ऑन द in the English, then it may be word uttered by that particularly advocate in Marathi, because both are well known in the Marathi. Correct. That, but various advocate argue in the English. इंग्लिश में करते हैं, बहुत से करते हैं। सर ये जो एविडेंस लेते हैं, जब भी क्रिमिनल ट्रायल चलती है, एविडेंस लिया जाता है, तो जो एविडेंस का रिकॉर्डिंग होता है, तो ये मराठी में होता है, सिर्फ इंग्लिश में होता है, या दोनों में होता है? यस, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो सिविल कोर्ट्स, सिविल जज जूनियर डिवीज़न है, जेएमएफसी कोर्ट है और सेशंस कोर्ट है, जहाँ तक के मेरी प्रैक्टिस का पार्ट है, तो जो सेशंस कोर्ट है, तो सेशंस कोर्ट में पूरे एक तरफ यानी कि एक स्टेनो मराठी में उसको डिक्टेशन लेता है, एक साइड का स्टेनो इंग्लिश में डिक्टेशन लेता है, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में सिमिलरली लाइन टू लाइन, सेंटेंस टू सेंटेंस रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। दोनों ही लैंग्वेज में, एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि मराठी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे एविडेंस लिया जाता है, एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है। अभी इसका ही सवाल आगे, यस, व्हेन द जजमेंट पास होते हैं, यस, तो वो भी सिर्फ वापस मराठी में, इंग्लिश में, या दोनों में? यहाँ पे मोस्टली इन द सेशंस कोर्ट्स 99% all judgments pronounced by the court in English. Very rare, and before magistrate court various judgment also pronounced and passed and drafted and dictated by the court in Marathi also. अच्छा, in Marathi also. ओके। अभी ये सर पूछना चाहूँगा कि जो लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस है, आई एम टॉकिंग अबाउट विटनेस नाउ, जो विटनेस आते हैं, Yes. तो यहाँ पे कोई ऐसी नेटिव लैंग्वेज है उसमें भी बोलते हैं, या ओनली हिंदी मराठी इसमें बोलते हैं? उसके बारे में थोड़ा जानकारी। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पे समझो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कौन से बारे में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? एक तो सिविल है तो प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि मैं और यहाँ आप यहाँ के लोकल के हैं, तो एविडेंस ज़्यादा से ज़्यादा मराठी में लिया जाता है। यानी कि इसका मीनिंग ये निकाल लीजिए,
एविडेंस ज़्यादा से ज़्यादा मराठी में लिया जाता है, यानी कि इसका मतलब कि जो विटनेस बॉक्स में खड़ा है वो विटनेस मराठी में बात करता है। रिकॉर्डिंग इंग्लिश और मराठी में है, लेकिन जो बॉक्स का विटनेस है उसको सवाल भी मराठी में पूछा जाता है और वो आंसर भी मराठी में दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बिलोंग फ्रॉम दी, समझो कि वो मराठी नहीं समझता, मैं कोई कास्ट के बारे में लफ्ज़ नहीं निकालूंगा, लेकिन समझो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है कि वो मराठी समझ सकता है लेकिन अटर नहीं कर सकता, और अटर कर सकता है लेकिन उसको उतना समझ नहीं है, यानी कि वो हिंदी पे उसका कंट्रोल है। तो हिंदी तो अपनी नेशनल लैंग्वेज है, उसके लिए तो वो हिंदी में भी अगर एविडेंस दिए, यहाँ पे हिंदी में एविडेंस रिकॉर्ड, अगर वो विटनेस हिंदी में एविडेंस देता है, हिंदी में गवाही देता है कोर्ट के सामने, तो उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड किया जाता है और मराठी में रिकॉर्ड किया जाता है। 99% स्पेशली नॉट रिकॉर्डेड इन हिंदी। यहाँ पे एक वर्नैक्युलर लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन हिंदी में भी उसको गवाही अलाउड है। और उसके आगे भी जाके एक बात बताऊंगा, हिंदी तो क्या, अगर कोई आउट स्टेट का है उसको हिंदी भी ज़्यादा समझ में नहीं आती, मराठी भी समझ में नहीं आती है। समझो कोई पर्टिकुलर स्टेट है, वहीं पे हिंदी नहीं बताई जाती है, तो वो इंग्लिश में भी बात कर सकता है, इंग्लिश में भी एविडेंस दे सकता है, और उसका इंग्लिश का एविडेंस इंग्लिश में रिकॉर्ड किया जाता है, मराठी का एविडेंस मराठी में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके आगे भी और एक बात बताऊंगा मैं आपको, जो मेडिकल ऑफिसर्स है, जो पोस्टमार्टम करते हैं, जो इंजरी सर्टिफिकेट इश्यूज करते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स है, उनका एविडेंस ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज रिकॉर्ड किया जाता है, उसका मराठी में यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है मेडिकल ऑफिसर का। ये भी एक सिस्टम है। जो अब क्या पे हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, डम, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, वो ही उस तरफ के भी कोई विटनेसेस आते हैं, उसका भी एविडेंस रिकॉर्ड करना पड़ता है। वो उसको सीआरपीसी की प्रोविजन अप्लाई करनी पड़ती है, एविडेंस एक्ट की प्रोविजन अप्लाई करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से उसके लिए, लेकिन हम कुछ समझ नहीं सकते, उसके लिए जो भी कुछ ट्रांसलेटर है उसको बुलाना पड़ता है। उस हिसाब से वो जो ट्रांसलेटर उसका सुनेगा, हमें बताएगा जिस लैंग्वेज में बताएगा, लेकिन वो इंग्लिश मराठी में वो रिकॉर्ड हो जाता है यहीं पे। अच्छा। लेकिन वो बहुत रेयर रहता है। जनरली तो मराठी और मराठी भाषा ही यहीं पे चलती है। ओके, मतलब अभी एक चीज़ मेरी समझ में आई आपसे बात करके कि कोई नेटिव लैंग्वेज ऐसी नहीं है यहीं पे, तो नहीं है। हाँ। यहीं पे तो कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि उसको मराठी के अलावा कुछ अलग नाम रख सके। हाँ, तो वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है यहाँ। अच्छा सर, एक पूछना चाहूँगा कि साइबर क्राइम के जो केसेस यस, वो कहाँ लॉज होते हैं यहाँ पे? यस, एक्चुअली साइबर क्राइम का जैसे सीबीआई का, सीआईडी का ऑफिस रहता है, उस हिसाब से जैसा एसीबी का ऑफिस रहता है, जैसा कि एनएससीबी का भी एक ऑफिस, पुलिस ऑफिस शब्द थोड़ा सा अलग है, पुलिस स्टेशन बताएंगे आप, तो उसका भी एक सेल लातूर में है शायद, लेकिन वो इतना एक्टिव, शायद उसके हिसाब से ज़्यादा केसेस रजिस्टर नहीं होते हैं। लेकिन एसपी ऑफिस के अंतर्गत साइबर क्राइम के कुछ तो भी एक्टिव, यानी कि ऑफिसर्स वहीं पे है, लेकिन उनके लिए अगर केस दाखिल करनी है तो जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में वो ऑफेंस हुआ है, वो ऑफिसर को वही पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, वो कंप्लेनेंट को वही पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, वही पुलिस स्टेशन के सामने जिस ज्यूरिडिक्शन में वो क्राइम हुआ है उस पुलिस स्टेशन में जाके वहीं पे क्राइम रजिस्टर करना पड़ता है, वहीं पे कंप्लेन देनी पड़ती है। उसके लिए स्पेशल कोई आपके हिसाब से, यानी कि कोई ब्रांच या पुलिस स्टेशन नहीं है। जिस एरिया में क्राइम होता है उस ज्यूरिडिक्शन में ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देनी पड़ती है यहाँ के हिसाब से। अच्छा, तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। शायद मेट्रो सिटी में होगा, यहाँ पे तो सिर्फ एक एसपी ऑफिस के अंदर कोई तो भी सेल है, वहीं पे गाइडलाइन दिए जा सकते हैं कि आप ऐसा करो, वैसा करो, ये कर सकते, वो कर सकते। इतना सुना है, लेकिन जो भी क्राइम्स रजिस्टर होते हैं वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अंदर ही होते हैं। अच्छा, यस। तो शिंदे सर, जो पूरा आपने अभी इंफॉर्मेशन दिया, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा ये एक्सेलेंट रिवीजन हुआ है मेरा सीआरपीसी का, बिकॉज आपने बहुत अच्छे से तोड़ के काफ़ी उसको डिवाइड करके आपने ये इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इसके लिए आपने हमें समय दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
धन्यवाद। आपने भी मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके कुछ सवालात के जवाब दे सकूं। आपने यहाँ पे बुलाया, तो आपका भी और हमारे यहाँ के बार के जो प्रेसिडेंट साहब है वी देशपांडे साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।